हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने बीरा डैम इंस्पेक्टर की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, हमने उसके 5 पार्ट ख़त्म कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 6। ठीक है, तो आई होप आप सभी अपनी तैयारी में सही तरीके से लगे होंगे। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी पीवाईक्यू सीरीज। चलिए, तो अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है वेन शियर टेस्ट यूज टू डिटरमाइन दी डैश ऑफ कोहेसिव सॉइल। पहला क्वेश्चन है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, दूसरा क्या है इमर्स्ड शियर स्ट्रेंथ, थर्ड ऑप्शन क्या है ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, फोर्थ ऑप्शन क्या है शियर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अपने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वेन शियर स्ट्रेंथ, वेन शियर टेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, वेन शियर टेस्ट की। तो जो वेल शियर टेस्ट हम यूज करते हैं, तो वेल शियर टेस्ट यूज करते हैं हम किसके लिए, टू डिटरमाइन दी अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स, यूजुअली किसका, सॉफ्ट क्लेज के लिए। किसके लिए, यूजुअली सॉफ्ट क्लेज के लिए। ठीक है, तो आपको दो, पहला तो हो गया, क्या निकालेंगे हम इससे, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, ये आपको याद रखना। इसके अलावा दो तीन पॉइंट आपको और याद रखना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सारे चीजें उसके बारे में, जो भी क्वेश्चन पूछा वो डिस्कस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू लगाने का मतलब यही है कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप पढ़ें। क्योंकि हो सकता है कि ये एक तरीका है, पीवाईक्यू से हमें तरीका का पता चलता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगला क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, यही सेम क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी सारे पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेने चाहिए। इसीलिए हमको सेशन में 10 से 15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं वो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, वही होता है एक तरीका किसका, पीवाईक्यू सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए, तो वेल शियर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकालती है किसकी, सॉफ्ट क्लेज की, यूजुअली किसकी, सॉफ्ट क्लेज की। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना जो कि पहले भी आ चुका क्वेश्चन पेपर में, वो क्या है, ये दोनों में किया जा सकता है, लेबोरेटरी एज वेल एज फील्ड टेस्ट, दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है इसमें, जो अपना वेल शियर टेस्ट है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है किसके लिए, जब अपनी शियर स्ट्रेंथ क्या हो, लो शियर स्ट्रेंथ, अगर सॉइल क्या है, सॉइल ऑफ लो शियर स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स किसके लिए देता है, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर सॉइल्स ऑफ लो शियर स्ट्रेंथ। अब लो शियर स्ट्रेंथ की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, लो शियर स्ट्रेंथ किसकी, लेस देन 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्यूरेट रिजल्ट देगा किसमें देगा, फॉर दी सॉइल्स हैविंग लो शियर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें जब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, हमें जो वेन्स लगे होते हैं तो ऊपर से हमें टॉर्क अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो उस टॉर्क को जो अप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, तो जो टॉर्क अप्लाइड होता है उसका जो रेट क्या होता है, जो टॉर्क अप्लाइड होता है वो किस रेट से करते हैं हम इसमें, वो करते हैं हम 0.1 डिग्री पर सेकेंड। ये क्या होता है, जो रेट ऑफ टॉर्क जो हम अप्लाई करते हैं वेन शियर टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा क्या निकाल सकते हैं इससे, वेन शियर टेस्ट से हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्लेज निकाल सकते हैं। ठीक है, एट अ ग्रेटर डेप्थ। ठीक है ना, कि जो सॉफ्ट क्लेज की शियर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, सॉफ्ट क्लेज की शियर स्ट्रेंथ एट ग्रेटर डेप्थ, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, किससे, वेन शियर टेस्ट से। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इससे हम सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सेंसिटिविटी भी हम निकाल सकते हैं। सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, सेंसिटिविटी होती क्या है, सेंसिटिविटी होती है शियर स्ट्रेंथ किसकी, अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ। ठीक है ना, अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ डिवाइड बाई अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ डिवाइड बाई डिस्टर्ब। ठीक है ना, डिस्टर्ब या बोलो रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ। तो कैसे निकालते हैं इसमें, पहला अभी जो हमने टेस्ट किया वो डायरेक्टली कहाँ किया, सॉइल पे किया, तो वो क्या था, अनडिस्टर्ब, वहां से क्या आ जाएगा, अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ। अब जो सॉइल सैंपल है वो क्या, डिस्टर्ब हो चुका, मतलब रिमोल्डेड हो चुका है, उसका हम शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है कि वेन शियर स्ट्रेंथ में जब अपना क्या है, किसमें यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट क्लेज में। अगर क्ले में क्या है, सैंड का मिक्सचर है, ठीक है, सैंड या फिर किसका, सिल्ट का मिक्सचर आ जाएगा, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये
4 से 5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, इससे अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकलती है, मेनली किसकी, सॉफ्ट क्लेज की। दूसरा, लेबोरेटरी एंड फील्ड दोनों में किया जाता है। तीसरा क्या है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है फॉर द सॉइल्स ऑफ लो शियर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, लो शियर स्ट्रेंथ, जिनकी शियर स्ट्रेंथ लेस देन 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब हम टेस्ट करते हैं तो इसमें टॉर्क अप्लाई करना होता है, जिससे कि वेन्स नीचे मूव करेंगी, तो वो टॉर्क का रेट क्या होता है, 0.1 डिग्री पर सेंटीग्रेड। उसके बाद बात करते हैं कि इसको हम यूज करते हैं फॉर दी कैलकुलेशन फॉर द फाइंड आउट दी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले एट ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। इससे हम सेंसिटिविटी भी निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ परकोलेटिंग वाटर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइड्स इन द सॉइल स्ट्रेटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड, ठीक है। आपको यहां याद रखना किसके डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज ऑफ परकोलेटिंग वाटर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइड्स पूछ रहा, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, सीपेज वेलोसिटी। अगर हम बात करेंगे तो एक होती है अपनी फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया अपना, मान लो यहां से कोई फ्लो जा रहा है, ठीक है, तो ये अपना फ्लो पूरा ऐसे जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा अपना डिस्चार्ज वेलोसिटी। कौन सी हो जाएगी ये, डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिनोटेड बाई वी, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉइल सैंपल है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे अपने क्या हो जाएंगे, ये सॉइल पार्टिकल है, ये जो वाइड से यहां से क्या करेगा, ये वाटर ऐसा मूव करेगा, क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगी अपनी सीपेज वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, सीपेज वेलोसिटी, एंड सीपेज वेलोसिटी डिनोटेड बाय वीएस, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप बात करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोला, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो इसी ने क्या बोला है, परकोलेटिंग वाटर, डिस्चार्ज ऑफ परकोलेटिंग वाटर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइड्स, तो क्या आ जाएगा, सीपेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, जो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन एन होता है। एन आपको पता है, एन क्या होता है अपना, पोरोसिटी होता है, क्या होता है, एन क्या होता है, पोरोसिटी, एन यहाँ पे क्या है, पोरोसिटी, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जो अपनी सीपेज वेलोसिटी होती है तो डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो आपको हर सेशन में बताया जा रहा है कि यूपीपीएससी ए की वैकेंसी आ चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया जा रहा है कि आप इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है, ठीक है। अगर आप गेट एकेडमी के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहां पे फ्री कंटेंट देखते हुए आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कोर्स लेना है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आरआरबी जेई की जो सीबीटी 1 हो चुका है, तो अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका कोर्स कितने में अवेलेबल है, 499 पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो सेम तरीके से ऐप विजिट करें और फ्री कंटेंट को देखते हुए आप क्या करें, उसको डिसाइड करें और कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्लोप फेलियर, इट इज फेलियर ऑफ द मास ऑफ द सॉइल लोकेटेड बीनीथ द स्लोप ऑफ एन एम्बैंकमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन स्लाइड स्प्लिट स्प्रेड सेटलमेंट। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्लोप की, किसकी हम बात करते हैं, स्लोप फेलियर की, ठीक है, स्लोप फेलियर। तो आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए कि आपने स्लोप फेलियर कहां पे पढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पे पढ़ा, कहां पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पे। तो जो स्लोप फेलियर होता है, जो स्लोप फेलियर होता है वो क्या होता है कि जो भी उसके नीचे, किसके नीचे, जो सॉइल लोकेटेड बीनीथ स्लोप के नीचे जो भी सॉइल है उसका मास क्या हो जाता है, जो मास ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है ना। जो भी सॉइल बीनीथ दी स्लोप है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्लाइड, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्लाइड, फॉर्मेशन ऑफ स्लाइड, ठीक है। और स्लाइड फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाएगा, वो ढह जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ढह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वहां पे स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है अलोंग द फेलियर सरफेस। तो अगर कोई पूछता जो अपना स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो होगा, स्लाइडिंग मैकेनिज्म अकर्स
along the failure surface। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भी स्लोप फेलियर होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लाइड होता है, क्या होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ कि जो स्लोप फेलियर है वो जो भी सॉइल मास है उसके नीचे उसका क्या फॉर्मेशन होता है? स्लाइड, उससे क्या होता है? उसमें मूवमेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू यूनिट वेट ऑफ अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, अगर आपको देखेंगे क्वेश्चन में तो क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है किसके लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। ठीक है ना, तो जब हम इन सिटू क्या निकाल रहे हैं? यूनिट वेट, इन सिटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसके लिए कौन कौन से अपने पास मेथड है? ठीक है, तो पहला मेथड अपना क्या है? पहला मेथड जो हम यूज करते हैं कॉमन मेथड, जो कॉमन मेथड है। ठीक है, कॉमन मेथड कौन सा यूज करते हैं? पहला हम कोर कटर मेथड। कौन सा है? कोर कटर मेथड। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? आप देख ही रहे होंगे जो कोर कटर मेथड है वो किसके लिए यूज होगा? कोहेसिव सॉइल एट सैलो डेप्थ। किसके लिए यूज होता है? फॉर कोहेसिव सॉइल एट सैलो डेप्थ, फॉर कोहेसिव सॉइल एट सैलो डेप्थ के लिए यूज करते हैं हम कौन सा? कोर कटर मेथड। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जो अपना पहला मेथड होगा कोर कटर मेथड, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है अपना सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। क्या होता है? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं तो किसके लिए यूज होता है? फॉर ग्रेनुलर सॉइल, फॉर ग्रेनुलर सॉइल। थर्ड अगर जो कॉमनली यूज मेथड जो अपना क्या है वो वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। वो क्या है? वाटर डिस्प्लेसमेंट या फिर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द इररेगुलर शेप्ड सैंपल के लिए, फॉर इररेगुलर शेप्ड सैंपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यूज्ड होते हैं। कोर कटर मेथड यूज हो रहा है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज हो रहा है, वाटर डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है, बट सैंड बाथ मेथड इज नॉट रिलेटेड टू दी इन सिटू यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। उसका कोई मेथड नहीं है। सैंड बाथ मेथड जनरली क्या होता है कि सैंड बाथ मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो भी एक प्रोसेस होती है कि हम जो लैब है उसमें क्या करते हैं, जो भी सैंपल है उसको ड्राइंग और हीटिंग करते हैं। मतलब एक जो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं किसी भी सैंपल का, वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? हम सैंड बाथ मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोर कटर मेथड किसके लिए यूज करते हैं? कोहेसिव सॉइल एट शैलो डेप्थ, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड फॉर ग्रेनुलर सॉइल, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर इरेगुलर शेप्ड सैंपल के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। तो गेट एकेडमी की तरफ से आपको गेट के कोर्सेज भी हैं, गेट 2026, गेट 2027, गेट 2028। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट द गेट एकेडमी वेबसाइट एंड इनरोल फॉर दी कोर्सेज। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो आरआरबी जेई का कोर्स है। ठीक है, सीआरटी का है, ऑल स्टेट एई जेई का है, स्मार्ट कोर्स डेपामाइन है, ईएससी नॉन टेक का है। ठीक है, और गेट एक्सटेंशन का है, और सबसे मेन यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट एकेडमी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अ सॉइल सैंपल विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स एट 2.7 has a mass specific gravity of 1.84. Assuming the soil to be perfectly dry, determine the void ratio. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दैट इज जीएस एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दैट इज जीएम 1.84। और सॉइल की कंडीशन क्या दी है? सॉइल क्या है? ड्राई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अपना मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। तो हम बात करते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जीएम। ठीक है, तो जीएम की बात करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा? फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के लिए, फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो अपना जीएम हो जाएगा, जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा
वो गामा अपान गामा डब्लू हो जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करते हैं फॉर ड्राई सॉइल के लिए, फॉर ड्राई सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, जो अपना जीएम हो जाएगा वो गामा डी अपान गामा डब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गामा डी अपान गामा डब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या, जी कितना दिया, 2.7 दिया हुआ है। एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84। और सॉइल क्या है, ड्राई है, सॉइल क्या है, ड्राई सॉइल है। ठीक है, इन चीजों को याद रखते हुए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ड्राई सॉइल के लिए हमने देखा जीएम क्या हो जाएगा, जीएम क्या हो जाएगा, गामा डी अपान गामा डब्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो आगे हम देखते हैं कि जो अपने पास आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या रिलेशन पढ़ा है, कि जो अपना गामा डी होता है, ड्राई डेंसिटी क्या होती है, जो गामा डी होता है वो क्या होता है, जी गामा डब्लू अपान 1+E। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। तो गामा डब्लू इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा डी अपान गामा डब्लू, गामा डी अपान गामा डब्लू क्या है, ये देखिए आप क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज जी एम इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, जी अपान 1+E हो जाएगा। ठीक है, तो अब जीएम की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, जीएम की वैल्यू क्या है, यहां से जीएम आपके पास कितना है, जीएम दिया हुआ है, कहां गया, 1.84 इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है, 2.7 डिवाइड बाई 1+E। ठीक है, तो यहां से आप ई निकालेंगे तो जो अपनी ई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2.7 अपॉन 2.7 डिवाइड बाई 1.84 -1, तो क्या आ जाएगा 0.467। ई क्या आ जाएगा यहां से 0.467। क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिटरमाइन दी वाइड रेशियो, तो यही पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा अपना, यही हो जाएगा अपना आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.47, तो सी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा 0.47। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे केवल ये याद रखना है कि जो अपनी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इट इज गामा अपॉन गामा डब्लू होती है, एंड फॉर दी ड्राई सॉइल इट इज गामा डी अपॉन गामा डब्लू होती है। ठीक है, वहां से आप एक रिलेशन यूज करेंगे, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्लू अपॉन 1+E। तो गामा डब्लू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गामा डी अपॉन गामा डब्लू दैट इज अभी अभी हमने बताया वो क्या होगा, जीएम होगा, दैट इज इक्वल टू जी अपॉन 1+E। अगर कोई डायरेक्टली यूज याद रखना चाहता तो जीएम क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1+E। डायरेक्टली भी अगर आपको याद रखना है तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इसको यूज करते हुए आप यहां से क्या निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो आपके पास ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है गेट 2025 के लिए। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2025 के लिए तो इस टेस्ट सीरीज को आप इनरोल कर सकते हैं, और जो भी आपके गेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आप एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस उसकी तरह आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कंकर क्वेरिंग। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं कंकर की तो किसमें आएगा, सैंड से ही रिलेटेड हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट के बीच में। तो इसको हम किसमें मेजर करेंगे, हमेशा क्यूबिक मीटर में, किसमें मेजर करेंगे, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बाद हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात हो रही, तो सीमेंट को किसमें मेजर करते हैं, बैग्स में। ठीक है, सैंड को क्यूबिक मीटर में, एग्रीगेट को भी क्यूबिक मीटर में, तो ये अपना क्या है, एग्रीगेट ही है। ग्रेवल को क्यूबिक मीटर में ही। ठीक है, ब्रिक को नंबर्स में। ठीक है, ब्लॉक्स को भी नंबर्स में, स्टोन को भी नंबर्स में, कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में। तो आपको ये चीज याद रखनी है, पहला याद रखना है। ठीक है, ये सारे क्या है, सेम है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, कंक्रीट का याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो कंकर क्वेरिंग का क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एग्रीगेट की तरह ही आप इसको क्या करेंगे, अज्यूम कर, जो भी आपका क्या एग्रीगेट ही है, तो एग्रीगेट को किस में मेजर करते हैं हम, क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट फॉर 12.5 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब ओवर अ रूम ऑफ इनर डायमेंशन 3.5 मीटर बाई 4.5 मीटर with 30 सेंटीमीटर थिक वॉल एंड 0.25 मीटर प्रोजेक्शन ऑल अराउंड। ठीक है, तो आप एक बार इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहना क्या चाहता है कि यहां पे क्या है, चीजें आपके पास एक क्या है, रूम है। ठीक है, आपके पास क्या है,
रूम है, तो आप एक, अगर रूम की बात करेंगे तो ये मान लीजिए आपके पास कोई एक रूम है, ये रूम हो गया। इस रूम की इनर डायमेंशन उन्होंने दी है, मान लीजिए ये कोई ये इनकी इनर वॉल है, ये क्या है, इसकी इनर वॉल है, और वो क्या आउटर वॉल है। और उन्होंने क्या बोला कि इनर वॉल की डायमेंशन क्या है, 3.5 बाई 4.5, ये कितना 3.5 मीटर बाई 4.5 मीटर, ये क्या इनर डायमेंशन, मतलब यहां से लेके ये डायमेंशन है, यहां से लेकर के ये डायमेंशन, ये दी है 3.5 बाई 4.5। और उन्होंने क्या दिया है कि जो इसकी विड्थ ऑफ वॉल कितनी है, जो 12.5 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब है, डायमेंशन 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, तो वॉल की थिकनेस क्या है, चारों तरफ से कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, 30, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्शन, याद रखना क्या दिया, प्रोजेक्शन ऑल अराउंड, तो जो भी प्रोजेक्शन होगा स्लैब का प्रोजेक्शन चारों तरफ होगा, क्या होगा, स्लैब का प्रोजेक्शन जो है क्या होगा, चारों तरफ, ऑल अराउंड दी वॉल, तो चारों तरफ उन्होंने क्या दे दिया, प्रोजेक्शन दे दिया। तो जो अब आपका स्लैब डलेगा, ठीक है, अगर आपने बनते देखा होगा तो आपका जो भी स्लैब बनेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्शन क्या है, चारों तरफ कितना प्रोजेक्शन 0.25, 0.25, ये कितना यहां से यहां तक 0.25 मीटर, ठीक है। तो जो भी आप स्लैब डालेंगे, तो ये आपकी इनर वॉल हो गई, ठीक है, विड्थ आ गई वॉल की, तो आउटर वॉल हो गई, वहां से प्रोजेक्शन हो गया, तो जो आपका अब स्लैब आएगा वो इस पूरे एरिया में आएगा, कितने आएगा, इस पूरे एरिया में आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, तो अब हम निकालेंगे पहले ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ, ठीक है, और ये स्लैब की टोटल लेंथ हो जाएगी जो एक्चुअल में स्लैब पड़ेगा, और ये टोटल विड्थ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, विड्थ की, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम विड्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो विड्थ की बात अगर हम करते हैं तो विड्थ क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या होगी, जो इंटरनल विड्थ होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इनर विड्थ, जो भी इसकी क्या है इनर विड्थ, प्लस क्या होगा, इनर विड्थ हो गया ये, ठीक है 3.5, प्लस क्या होगा, इधर से विड्थ है, इधर से विड्थ ऑफ वॉल है, तो क्या हो जाएगी प्लस ट्वाइस दी विड्थ ऑफ वॉल, ट्वाइस दी विड्थ ऑफ वॉल, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या बचा, प्रोजेक्शन, तो इधर भी प्रोजेक्शन कितना है 0.25, इधर भी कितना 0.25, तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस दी प्रोजेक्शन, ट्वाइस दी प्रोजेक्शन, तो यहां से क्या आ जाएगा, इनर वॉल की थिकनेस कितनी है 3.5 प्लस ट्वाइस द विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल कितनी है 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर में 0.30 प्लस क्या दिया 2 इंटू प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या 0.25 मीटर में दिया, तो 0.25, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, ये क्या हो जाएगा 0.6, ये क्या हो जाएगा 0.5, तो क्या आ जाएगा 4.6, क्या आ जाएगा यहाँ से 4.6 मीटर, तो ये क्या आ गई अपनी विड्थ आ गई, क्या आ गई विड्थ। इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम, लेंथ, क्या निकालेंगे लेंथ। तो अगर हम बात करते हैं विड्थ के अलावा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ भी सेम तरीके से क्या हो जाएगा, जो इसकी इनर लेंथ है सेम होगा वही पूरा इनर लेंथ, ठीक है, इनर लेंथ के अलावा प्लस यही ये जो लेंथ है ट्वाइस दी विड्थ ऑफ वॉल, ठीक है ना, ट्वाइस दी वॉल विड्थ, ठीक है ना, वॉल की जो विड्थ है वो ट्वाइस दोनों तरफ से होगी, और दोनों तरफ से क्या होगा प्रोजेक्शन होगा, प्लस ट्वाइस दी प्रोजेक्शन, ठीक है। आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा ये एक बार देख लीजिए, ये इनर लेंथ थी ये, ठीक है, इधर का विड्थ ऑफ वॉल, इधर से विड्थ ऑफ वॉल ये हो गई, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्शन इधर से और प्रोजेक्शन इधर से, तो ट्वाइस दी विड्थ ऑफ वॉल प्लस ट्वाइस दी प्रोजेक्शन, तो क्या आ जाएगा इनर लेंथ कितनी है 4.5 प्लस ट्वाइस दी विड्थ ऑफ वॉल कितना है 0.30 प्लस ट्वाइस दी प्रोजेक्शन कितना है, प्रोजेक्शन कितना है 0.25, तो सेम तरीके से क्या आ जाएगा यहां से एक ज्यादा कितना हो जाएगा 5.6 मीटर, क्या हो जाएगा 5.6 मीटर, ठीक है। तो आपके पास टोटल लेंथ आ चुकी है, टोटल विड्थ आ चुकी है, आपके पास जो थिकनेस है, थिकनेस दी हुई है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है, थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब आपके पास कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं किसकी वॉल्यूम की, तो उन्होंने क्या पूछा वॉल्यूम पूछा है,
ठीक है, क्या पूछा, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का वॉल्यूम पूछा, कितना वॉल्यूम लगेगा। तो वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 5.6 मल्टी, ये किसमें, मीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करो, 12.5 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में, किसमें आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 12.5, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा, 3.22, क्या आ जाएगा, 3.22, 3. यहां से क्या आ जाएगा, 3.22 मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अपना वॉल्यूम ऑफ, क्या आ जाएगा, अपना जो भी कंक्रीट लगेगी उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अगर ड्राई पूछता तो हम ड्राई निकाल देते, ठीक है, आपको पता होगा फैक्टर 1.54 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर ड्राई में पूछता कि कितना हमें लगेगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ से 1.54, वो 3.22 मल्टीप्लाइड बाई 1.54, तो कितना आ रहा, 4.95, तो क्या आ जाता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि दोनों तरफ क्या थे, प्रोजेक्शन थे, और अपना क्या था, दोनों तरफ से क्या थी, विड्थ ऑफ वॉल ऐड करके हमें वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपको पता है कि गेट में आपको ई बुक भी अवेलेबल है सिविल के लिए, पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू की, तो जो कि 222 पे है, कहाँ मिलेगी आपको, गूगल ई बुक पे मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके गूगल ई बुक को में सर्च करके, या फिर गेट एकेडमी की वेबसाइट में आप जाके परचेज कर सकते हैं। आपको लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम 1 है। सेम तरीके से आपके पास वॉल्यूम 2 है, जिसमें कि जियोटेक है, एफएम है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स के क्वेश्चन है विद द डिटेल सोल्यूशन, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये बुक जरूर अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू है और उसके डिटेल सोल्यूशन है, जो कि हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है, उसका पीवाईक्यू, ठीक है। तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट करें, या फिर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ही परचेज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आपको केवल गेट की एप्टीट्यूड की बुक चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आरआरबी जेई की सीबीटी 2 की तैयारी में आप लगे होंगे, उसकी भी ई बुक अवेलेबल है, वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो उस लिंक को देख के आप वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ई बुक में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन है क्या, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ अ मैसन फॉर एन आइटम ऑफ वर्क रैंडम रबल स्टोन मैसोनरी इन लाइम और कंक्रीट मोर्टार इज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो पहला चीज क्या है कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन ऑर्डिनरी सॉइल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सकेवेशन अर्थवर्क का ही है, बट ऑर्डिनरी सॉइल में तो क्या होता है, 3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क एंड एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ द लेबर 3 क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। अब अर्थ वर्क एक्सकेवेशन में ही, किसमें, हार्ड सॉइल में, तो हार्ड में कम होगा तो क्या होता है, 2 क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। अर्थ वर्क एक्सकेवेशन रॉक में और कम होगा तो 1 क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऐसे ही कि रॉक है तो ज्यादा हार्ड है तो 1 होगा, ठीक है। हार्ड सॉइल है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 होगा, और ऑर्डिनरी सॉइल है, नॉर्मल है, तो 3 क्यूबिक मीटर होगा। ये आपको याद रखना है एक्सकेवेशन का, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब दो चीजें आती हैं कि ब्रिक वर्क कहाँ पे कर रहे हैं हम, सुपर स्ट्रक्चर में। अगर हम ब्रिक वर्क कहाँ कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर में, तो क्या आएगा, 1 क्यूबिक मीटर आएगा। या फिर रैंडम रूबल मिशनरी, जो कि क्वेश्चन में पूछा, ये भी क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर होता है। अब ब्रिक वर्क हमने सुपर स्ट्रक्चर में किया, वही सेम तरीके से ब्रिक वर्क हम फाउंडेशन में भी कर सकते हैं। तो जो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन क्या होता है, 1.25 क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है ना। और 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ का सीमेंट थिकनेस का सीमेंट मोर्टार फ्लोर का 7.5 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, रैंडम रूबल मशीनरी जो कि पूछा हुआ है, क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर पर डे होता है, क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर पर डे होता है, ठीक है। अर्थवर्क एक्सकेवेशन का आप जरूर याद रखिएगा, तीनों का, ठीक है। ऑर्डिनरी सॉइल का 3, ठीक है, हार्ड सॉइल का 2, और उसके अलावा अगर रॉक की बात करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। और ब्रिक वर्क जो होता है सुपर स्ट्रक्चर में 1, और जो फाउंडेशन में क्या होता है 1.25, ठीक है। आप याद कैसे रखेंगे इसको, कि जब आप सुपर स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो आपको लीनियर तरीके से एक सरफेस बनानी होती है, बट वही क्या होता है थोड़ा, अगर बात करते हैं फाउंडेशन में, वहां पे आपको जोड़ना है, ठीक है ना, मैसोनरी, सॉरी, ये लगाना है अपना स्टोन मैसोनरी, या फिर अपना
ब्रिक वर्क करना है तो उसमें उतना ज्यादा अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट इन द सेंस जो सरफेस जो होती है रफ भी चलती है, ठीक है, तो वो हम इसलिए वहां पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर पर डे फॉर दी आउटटर्न एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ मेसन फॉर दी रैंडम रूबल स्टोन मेसोनरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू मच द एक्सपेंसेस फॉर मिसलेनियस पेटी आइटम्स दैट डू नॉट फॉल अंडर एनी subhead items of work in an estimate, how much percentage of estimated cost is provided as contingencies, ठीक है। उन्होंने क्या किसका पूछा, कंटिंजेंसीज, ठीक है। तो आपको मैं ये टेबल दिया हूं, नीचे टेबल लगाई है मैंने जिसका स्क्रीनशॉट है ये, तो आपको ये चीजें, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। पहला चीज क्या है, पहला अपना टूल्स एंड प्लांट, टूल्स एंड प्लांट के लिए कितना होता है 1 से 1.5%, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट जेईई एग्जाम्स में ये पूछे हुए, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो टूल्स एंड प्लांट के लिए 1 से लेके 1.5%, ठीक है। एनुअल रिपेयर वर्क के लिए कितना लेते हैं 1.5%, 1.5%। वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट के लिए कितना 1.5 से 2%, एंड कंटिंजेंसी जो कि क्वेश्चन में पूछा 3 से 5%, ठीक है। सैनिटरी वर्क के लिए 8%, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना 8%, ठीक है। डिपार्टमेंटल चार्ज 10 to 15%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है 10%, लेबर एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होता कितना होता है 30 to 35%। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये एकदम छोटे से बड़े में लिखने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो टूल्स एंड प्लांट 1 से 1.5%, एनुअल रिपेयर 1.5%, वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट 1.5 से 2%, कंटिंजेंसीज 3 to 5%, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन बोथ आर 8%, ठीक है। डिपार्टमेंटल चार्जेस 10 to 15%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% एंड लेबर एक्सपेंसेस 30 to 30%। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया आपको ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट का पूछा गया, कंटिंजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या है 3 to 5%, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं साथ में, ठीक है, तो उसी के लिए सीजी व्यापम की आपकी पोस्ट आने वाली है, इसमें और भी पोस्ट ऐड हुई है शायद, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी में लगे रहना है, और उसके लिए अगर आपको कोर्स लेना है तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पे कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और अभी हम साथ में पीवाईक्यू सीरीज कर ही रहे हैं, तो इसको हम पूरा खत्म ही करेंगे, और दूसरी भी एक सेशन सीरीज चल रही है, उससे भी आप जो भी सीजी के जेई के एग्जाम्स है उसमें चल रही है, उसको भी आप देखें और साथ में इसको भी देखें, और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे लेवल पे करके इस बार सिलेक्शन ले लें, ठीक है। उसके अलावा आपको पता आरपीएससीआई की भी 1000 पोस्ट आई है, जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। तो इसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, कितने का 777 का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाएं, और गेट एकेडमी की वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, फ्री कंटेंट मिलेगा। उस फ्री कंटेंट को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टू मेक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, to make certain quantity of concrete 320 kg of cement is required, calculate how many bags of cement are required to fulfill the requirement, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या देखना है इसमें, केवल ये याद रखना कि एक बैग में कितने केजी होते हैं। अगर हम बात करें कि वन बैग ऑफ सीमेंट, तो जो वन बैग ऑफ सीमेंट में कितने केजी होते हैं 50 केजी, क्या होते हैं 50 केजी। तो अगर आप बात करेंगे 50 केजी में कितना 1 बैग, तो अगर हम बात करते हैं 1 केजी में कितना हो जाएगा 1 केजी 1/50 बैग। तो यहां पे कितना पूछा 320 केजी, तो 320 केजी का क्या हो जाएगा 320 केजी में 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 320, तो यहां से क्या आ जाएगा 6.4 बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूरा आंसर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.4 बैग्स, ठीक है। आपको केवल इतना ही याद रखना था कि 1 बैग ऑफ सीमेंट में कितना केजी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज छोटा ही सेशन था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाएं,
ठीक है। तो ये जो सेशन है ये पूरा मिलेगा आपको, जितने भी क्वेश्चन 2019 का पीवाईक्यू पूरा कराया जाएगा, ठीक है। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे जो भी आपके पीवाईक्यू के जो भी जितने भी अपनी वीडियोज हैं वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके सारे क्वेश्चन जो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के साथ जितने भी हमने किए हैं उसमें सारी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, तो आप उससे एक तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके जेईई में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक।